आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस जानने में सबसे पहले बच्चों पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे। ऑर्बिट में लिखेंगे एन ऑर्बिट रेफर्स टू सर्कुलर पाथ इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एन ऑर्बिटल रेफर्स टू रीजन ऑफ स्पेस हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कहने का अर्थ ये है बेटा कि ऑर्बिट तो हमको पता था, रीजन न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल होती थी जो हमारी काल्पनिक थी, कोई दिखती नहीं है। हम वो मानते थे कि फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जैसे अर्थ सन के बीच में होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। ऑर्बिटल क्या है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं है तो क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा भैया हम फिक्स पोजीशन तो बता ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन कहाँ है हम बता ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है हम बता ही नहीं सकते, कितनी एनर्जी होगी एग्जैक्ट हम बता ही नहीं सकते। तो बता क्या सकते हो, हम ये बता सकते हैं कि उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, और उस चीज़ को नाम दे दिया गया ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिट तो हम फिजिकली न्यूक्लियस के अराउंड देख सकते हैं क्या बेटा? ऑर्बिटल आप वो फिजिकल मॉडल में ढूंढने जाओगे जो मैंने आपको एक्चुअली एटम बताया हुआ है कि न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाओ तो इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाते हैं लेवल 1 में, फिर कुछ दूरी तक मिलते रहते हैं, तो पूरी पट्टी लेवल 1 कहलाती है। रेडियस मालूम नहीं पर वो लेवल 1 है। फिर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे लेवल 2 में, बीच में नहीं मिलेंगे क्योंकि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। क्या बेटा वहाँ पे ऑर्बिटल दिखेगा तुमको ये प्रैक्टिकल सोच में? बोलो। जैसे सर्कुलर पार्ट तो ऑर्बिट है, प्रैक्टिकल मॉडल में ऑर्बिटल ढूंढने जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल तो सर एक्चुअली वेव फंक्शन है। ये ऑर्बिटल तो एक्चुअली सर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जो सोल्यूशंस आए ना, उस सोल्यूशन से सोचा हुआ निष्कर्ष को ऑर्बिटल कहते हैं। हेलो, क्या ऑर्बिटल का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है कि वो केवल आपके कागजी थ्योरी में है? वो केवल कागजी थ्योरी में। अरे अरे यार, हेड टेल्स में हेड 50% आता है, टेल्स 50% आता है, तो आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सिक्के में होती है। सिक्का तो सिक्का है। अगर तुम, हाँ, तुमसे कोई कहे नहीं मेरे को प्रोबेबिलिटी दो, अरे पागल प्रोबेबिलिटी कहाँ से ले आए? वो तो सोच है। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो वही वाली बात है। ऑर्बिटल्स भले अभी हम थ्योरेटिकली प्लॉट भी करेंगे, फोटो भी बनाएंगे, लेकिन ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको उस प्रैक्टिकल मॉडल में ढूंढना नहीं है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है? थ्योरेटिकली इट रेफर्स टू रीजन अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब भारी मात्रा में। हेलो, चलो हटा दूँ भाई। ऑर्बिटल तो प्रॉपर 3D में पाए जाने की इस संभावना को बताता है मैथमेटिकली। ऑर्बिट तो केवल एक प्लेन में बताता है, क्योंकि एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कल तो एक रिंग को तो कभी भी एक, भाई एक कॉपी में एक रिंग को रख सकते हो ना भाई। चूड़ी लो, चूड़ी एक कॉपी में रेस्ट हो जाएगी? नहीं होगी, हो जाएगी सर। तो कायदे से एक सर्कुलर पेन, एक सर्कुलर रिंग या ऑर्बिट तो एक प्लेनर चीज़ है, वो एक्चुअली होता ही नहीं है। चलो लिखो तो, हाँ बोलो। कॉमन सेंस अब तक हमने ये सीखा सर कि देखो सर, सच्चाई ये है कि न्यूक्लियस भारी होता है, सारा का सारा मास उसी में होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर मारता है, इतनी बात सर आपकी मान गए हम। लेकिन जब न्यूक्लियस ये चक्कर, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन ये जो रिवॉल्व करता है, उसका कोई ऑर्बिट या उसका कोई रेडियस, ये कितनी दूरी में है, उसकी कोई एग्जैक्ट एनर्जी, एग्जैक्ट रेडियस, एग्जैक्ट वेलोसिटी, ये सब ना बता पाएंगे सर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए ज़रूर जाते हैं, बिल्कुल सच्चाई, और न्यूक्लियस के चक्कर ही लगाते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या है ये पता नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन इतनी हल्की चीज़ है और इतनी तेज़ वेलोसिटी से मूव करता है कि उसके नेचर को समझना हमारे लिए नॉर्मली संभव नहीं है। अगर हम उसके नेचर को समझना चाहते हैं तो हमें उसे वेव की तरह देखना पड़ेगा। ये काम स्क्रॉडिंजर कर पाया। स्क्रॉडिंजर ने ये काम करके एटम को हमें समझा भी दिया है। एटम क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होते हैं। एक पहला लेवल होता है, फिर दूसरा लेवल होता है, फिर तीसरा लेवल होता है। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जान सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जा रहे हैं, इस बात को हमने प्रूफ कैसे किया? हमने इलेक्ट्रॉन को वेव मान के प्रूफ किया, और वेव मान के हम इक्वेशन लिख पाए। वेव दिखती थोड़ी है, तो प्रैक्टिकली हम ये वेव को देख नहीं सकते, तो इसलिए प्रैक्टिकल मॉडल में सोचेंगे भी नहीं इसको।
तो ये करेंगे क्या, ये सब चीज़ का, ये सब बेटा मैथमेटिकल बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, ऑन पेपर लिखी गई बातें हैं। अच्छा, तो पेपर जब इलेक्ट्रॉन को वेव मान लिया गया और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखी गई तो उसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ ज़्यादा थी उस चीज़ को हमने वेव फंक्शन या ऑर्बिटल कह दिया। अब वो जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके जो सोल्यूशन आए, वो सोल्यूशन को भी ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बेटा, अब सोल्यूशन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे। जैसे कि बेटा तुम, हम लोग आदमी लोग हैं, मतलब ह्यूमंस हैं। किसी भी ह्यूमन तक अगर आपको पहुंचना है इस अर्थ में, तो बेटा ह्यूमन का क्या दोगे आप? कंप्लीट एड्रेस। हेलो हेलो, अब कंप्लीट एड्रेस में मान लो तुमको एक चिट्ठी देनी है और मान लो तुम पोस्ट मास्टर हो, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा कि चिट्ठी इंडिया की है कि इंडिया के बाहर, मतलब पहले कंट्री कहाँ है, फिर कंट्री पता करने आप ये देखोगे कि किस स्टेट की है, फिर स्टेट की, जैसे मान लो गया एमपी, फिर पता करो कि किस डिस्ट्रिक्ट की है तो सतना, फिर सतना में किस मोहल्ले की है तो कहो भरूच नगर, फिर भरूच नगर में क्या मकान नंबर है तो कहें मकान नंबर में क्या फ्लैट नंबर है तो कहें फ्लैट नंबर, तो पहुंच जाएगा तुम आदमी तक। हेलो हेलो, ये हो गया कंप्लीट एड्रेस। अब वैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस एग्जैक्ट नहीं, बट ये डेजिग्नेट किया गया रिलेटिव एड्रेस, और इन रिलेटिव एड्रेस को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। और अब उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है आज से, लेकिन चर्चा करने के पहले ही इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाएंगे बेटा, ये थ्योरेटिकल बात कह रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकल मत ढूंढना। इलेक्ट्रॉन्स अब आदमी की तरह मान लो, जैसे आदमी घर में रहता है वैसे इलेक्ट्रॉन अपने डब्बे में रहता है, और वो डब्बे का नाम है आज से हमारे लिए ऑर्बिटल। क्या नाम है? क्योंकि कायदे से थ्योरेटिकली मैथमेटिकली ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है क्या? द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो तुम्हारे को भारी मात्रा में पाए जाने की संभावना कहाँ है? तुम्हारे घर में। तो इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? उसका डब्बा। उसका डब्बा मतलब उसका ऑर्बिटल। हेलो, कॉमन सेंस क्लियर हो रहा है? क्या ये ऑर्बिटल को प्रैक्टिकल क्वांटम प्रैक्टिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखोगे, ढूंढोगे? नहीं, क्योंकि ये सारे ये तो मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल थ्योरी है, जस्टिफिकेशन है। हेलो, वेव फंक्शन का सोल्यूशन। हेलो हेलो बेटा, हाँ बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, यस सर। तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश लिखेंगे। पॉइंट क्रमांक क्या होगा बेटा अगला? कैपिटल सी ना? कैपिटल सी होगा ना? सर कैपिटल डी। कैपिटल डी होगा, ओके। तो कैपिटल डी लिखेंगे और कैपिटल डी दोबारा विस्तार से चर्चा करेंगे क्वांटम नंबर्स पे, और क्वांटम नंबर्स पे चर्चा करते करते हम ऑर्बिटल्स को बाय द वे जान लेंगे। तो कैपिटल डी होगा क्वांटम नंबर्स। हेडिंग डालो तो हाँ बोलो। क्वांटम नंबर्स के बारे में हम बेसिक बात कर चुके हैं कि इनका काम होता है, ये इंग्लिश में लिख चुके हैं कि दे आर नथिंग बट वेव फंक्शन, और स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को जब सॉल्व करके जो अलाउड सोल्यूशन होते हैं, तो ये सारे सोल्यूशन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जहाँ इन पे इनकी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और ऑर्बिटल को आज से हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का घर, और इलेक्ट्रॉन के घर का पता बताता है क्वांटम नंबर। तो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स हम इंग्लिश में लिख चुके हैं कि दे गिव अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। हेलो हेलो हेलो, यस सर। चलो, यस सर। तो सीधा मैं क्वांटम नंबर्स में पहला क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल देना शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे अपन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन। इसमें लिखेंगे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहली बात, रोमन नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इतना लिखो तो हाँ बोलो। ऑर्बिट कुछ होता ही नहीं, ऑर्बिट कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्बिट कुछ होता ही नहीं। प्रैक्टिकली तो ऑर्बिटल भी कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का एड्रेस होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का एड्रेस होता है क्वांटम नंबर्स। और सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बेसिकली हमें
किसी भी जैसे आदमी का मान लो किसी कोई आदमी कहाँ रहता है तो सतना मध्य प्रदेश, तो एक्चुअली ये सतना मध्य प्रदेश है को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एड्रेस की बात की जाए तो ऑर्बिटल का जिला और स्टेट बताता है। ओके सर। चलो आगे बढ़ सकता हूँ, लिख लिया सबने? कोई रोक रहा है? यस सर। चलो कोई नहीं रोक रहा। रोमन नंबर 1 में ही बच्चों पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, लिखेंगे इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द शेल and is a positive integer with value of n equal to 1 2 3 so on। समझ में आया कैसे लिखना? हमें एक बार फिर से मेरी बात सुन लो बेटा। जैसे होता था ना, जैसे इतना तब आप जानते हैं प्रैक्टिकल मॉडल में ही कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या तो लेवल 1 में या लेवल 2 में या लेवल 3 में या लेवल 4 में। सर लगभग तो ये शेल जैसा ही है भाई, बोर थ्योरी का ऑर्बिट जैसा ही है। हाँ एग्जैक्ट होता नहीं है कुछ ऑर्बिट जैसी चीज़, इसलिए ऑर्बिट नाम हटा दिया अपन ने। हाँ लेकिन जो एनर्जी लेवल 1 2 या पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल ये वाली बात अगर करनी होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही चलना पड़ेगा ना कि किस एनर्जी लेवल का है। तो वो एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये बोर ऑर्बिट की तरह ही मोर और लेस है तो इसको हम रिप्रेजेंट भी स्मॉल एन से कर देते हैं। जैसे बोर ऑर्बिट का वैल्यू होता था 1 2 3 4 5 सो ऑन, वैसे इसकी वैल्यू होगी। और बेसिकली क्या बताएगा हमको? इट डिटरमाइन द साइज एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट एनर्जी। मतलब अगर कोई तुमसे कहता है कि कोई ऑर्बिटल है, मतलब ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन, बाय द वे ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऑर्बिटल कहूँगा आपसे, लेकिन कोई भी ऑर्बिटल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए 1 है, तो बताओ 1 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी कि 2 वाले की? ऑब्वियस सी बात है सर 2 वाले की। हेलो रिलेटिव टर्म हो गया ना ये, भाई 1 की एनर्जी 1 टाइम्स 2 की एनर्जी दुगनी, तो 2 एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा किसका न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा होगी? जो ऑर्बिट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है कि 2 है? अरे सर ऑब्वियस सी बात है जो 2 है वो ज़्यादा दूर होगा। हेलो कितना दूर होगा मालूम नहीं, क्या वैल्यू होगी मालूम नहीं। हाँ लेकिन 1 और 2 में 2 दूर होगा, 1 पास होगा। हेलो बोलना पड़ेगा बच्चों, हाँ प्लीज़ ऐसे शांत नहीं रहो। चलो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ नथिंग बट ऑर्बिट जैसी चीज़ है हमारे लिए, जो हमारे लिए बोर थ्योरी में ऑर्बिट था। आगे बढ़ेंगे बच्चों और ये हमको बेसिकली बताएगा अबाउट द एनर्जी। पॉइंट क्रमांक मतलब क्वांटम नंबर क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे एल। इसमें लिखेंगे पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1, इंग्लिश लिखेंगे, लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से इसी में लिखेंगे इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इतना लिखो तो हाँ बोलो। अब सर ये क्वांटम नंबर्स कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये तो सर रिलेटिव बातें ही हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि रिलेटिव बातें ही सर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल का एड्रेस बताने के लिए रिलेटिव बातों का ही काम करना पड़ेगा, कोई एग्जैक्ट की बात कर ही नहीं सकते अपन। अच्छा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल या बेसिकली ऑर्बिट का है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन बता देगा। अब बेटा देसी बात समझो, आज इसे ऐसे समझने की प्रयास करना कि जैसे शहर सतना के अंदर होते हैं मोहल्ले, वैसे ऑर्बिट के अंदर होता है बेटा, शेल के अंदर होता है बेटा सब शेल। क्या होता है भाई हमें पता है ना, कोई भी ऑर्बिट जो है कोई फिक्स्ड ऑर्बिट तो होता नहीं है। तो आज से ये सोच है, इसको प्रैक्टिकल मत ढूंढने जाना, ये आपको एक कॉमन सेंस की सोच बनाने को कह रहा हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का एड्रेस के लिए उसका मोहल्ला पता चल गया, सॉरी शहर पता चल गया सतना, तो सतना में भरूच नगर हो गया मोहल्ला। वैसे ही शेल के अंदर होती हैं बच्चों कुछ सब शेल। क्या होती हैं? ये सोच है आपकी, केवल ये सोच क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में समझा रहा हूँ कि थ्योरेटिकली ये कैसे निकलता है। ये सब शेल को प्रैक्टिकल वहाँ खोजने मत जाना, ये कई बार बोल चुका हूँ, अब शायद नहीं बोलूँगा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। तो जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल का पता सबसे पहले क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बता देता है एनर्जी लेवल क्या है उसका। फिर उसके बाद उस एनर्जी लेवल में कौन सी सबशेल को बिलोंग कर रहा है वो ऑर्बिटल,
तो सबशेल की जानकारी देता है कौन? एल। आइए एल के बारे में बात करें। अब बेटा एल का एक नाम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों? बता रहा हूँ। सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के बाद इंपॉर्टेंस इसको मिलती है, तो सेकेंडरी या सब्सिडरी। ऑर्बिटल क्यों है बता रहा हूँ भी। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात बोली जा रही है कि इट डिफाइंस द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब बेटा ऑर्बिटल का शेप ना डिसाइड होता है उसकी सबशेल से। क्या सर ये भी थ्योरेटिकल बात है? हाँ बेटा, बहुत जस्टिफिकेशन के बाद ये फैक्ट बता दिए गए हमको। क्या बोला गया कि देखो है तो ये रिलेटिव नंबर्स ही, तो एल का वैल्यू भी ना एन पे डिपेंड करेगा। तो लिखा है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर मैं आपको एन का वैल्यू दे दूं तो एल के वैल्यूज़ कितने होंगे? एन ही वैल्यूज़ होंगे, जिनका रेंज क्या होगा? 0 से n-1। ये समझ में नहीं आया सर? सामने देखो, यही रोमन नंबर 2 में आपको लिखना है। बेटा सबसे पहला एनर्जी लेवल क्या होता है? n=1। हेलो हेलो, ये बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो n=1 हो गया सर शेल। अच्छा, इस शेल में सब शेल कितने होंगे बेटा? जितना n का वैल्यू होता है ना बेटा, उतने ही सब शेल होते हैं। n का वैल्यू 1 है तो इस शेल में सब शेल भी एक ही होगा। सब शेल एक होगा और उस सब शेल के लिए l का वैल्यू होगा 0। क्यों? क्योंकि l का वैल्यू होता है 0 से n-1। तो 0 से लेके n-1, n का वैल्यू होगा 1 है, तो 0 से 1 - 1 इज 0। तो l का वैल्यू 0 होता है। l का वैल्यू जब भी 0 होता है ना बच्चों, जो सबशेल होती है ना, वो पता है क्या कहलाती है? तो लिखेंगे सबशेल इज स्मॉल s। हमेशा हम सबशेल को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो हेलो, अच्छा, n का वैल्यू बेटा अगर 2 होगा तो सबशेल कितने होंगे? 2, क्योंकि जितना n का वैल्यू उतने ही सबशेल होते हैं। पहले वाले के लिए l का वैल्यू होगा 0, दूसरे वाले के l का वैल्यू होगा 1। क्यों? क्यों? क्योंकि सर l का रेंज क्या होता है? 0 से n-1। हर शेल के लिए सबशेल होगी, तो 0 से 2-1 यानी कि 1। तो 0 और 1 दो वैल्यूज होंगे l के। l=0 मतलब बच्चों सबशेल क्या होगा? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, सबशेल क्या होगा? s। हेलो, या तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे सबशेल इज एस तो आपने लिख दिया है, मैं उस सबशेल का एग्जैक्ट नाम भी लिख देता हूँ आपके लिए। बच्चों पहले एनर्जी लेवल का एस सबशेल कहलाएगा 1s। क्या कहलाएगा? दूसरे एनर्जी लेवल का l=0 का सबशेल क्या कहलाएगा? 2s। और बेटा जब l का वैल्यू 1 होता है ना, तो सबशेल स्मॉल p से रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल 2 की है तो सबशेल होगी 2p। समझ में आ रहा है सबशेल कौन सी होगी? हेलो, कैसे डेजिग्नेट की जाएगी? हेलो, बोलना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा ये सब। एक बार फिर से सुन लो। एनर्जी लेवल अगर 3rd है तो सबशेल भी 3 होंगे। एल का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से n-1, तो 0 1 2, तो 3-1 2 होता है। अगर एल का वैल्यू 0 है तो सबशेल होगी s, एल का वैल्यू 1 है तो सबशेल होगी p, क्योंकि एनर्जी लेवल यानी कि शेल नंबर 3 है, तो 3s और 3p। ये आपके लिए नई चीज़ है। अगर एल का वैल्यू 2 है तो spd, तो सबशेल क्या कैसे डेजिग्नेट की जाती है? d से। और एनर्जी लेवल 3 है तो 3d। हेलो, समझ में आता है? बोलना पड़ेगा। यस सर। लिख लिया? आगे बढ़ूँ? यस सर। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक और बार कर लेते हैं। अगर बेटा n का वैल्यू 4 होगा, यानी कि चौथे शेल में सब शेल कितने होंगे बच्चों? 4। l का वैल्यू पहले के लिए 0, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 3, क्योंकि l का रेंज होता है 0 से n-1। फिलहाल चौथे शेल के लिए n का वैल्यू 4 है, 4-1 3, तो 4 प्रकार के सब शेल होंगे। l का वैल्यू 0 है तो सबशेल कहलाता है s, l का वैल्यू 1 है तो सबशेल कहलाता है p, 2 है तो सबशेल डेजिग्नेट होता है d से, 3 है तो सबशेल डेजिग्नेट होता है f से। ये आपके लिए नया है। 3 में f, s p d f, क्योंकि एनर्जी लेवल 4 है तो 4s, 4p,
4D और 4F, ये सब शेल के नाम हो गए बेटा। हेलो, यस। ये क्या हो गई? ये हो गई उसकी सब शेल्स। सोच है केवल ये शेल की होती है सब शेल। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए तो इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल का एड्रेस जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका शेल, फिर उसका सब शेल। आगे बढ़ जाऊं? यस। अब ये जो सब शेल है ये डेजिग्नेट कैसे होती है तो आपको पता चल गया, लेकिन ये सब शेल का शेप क्या होता है, ये ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, इसके बारे में भी जानकारी कौन दे रहा है बेटा? एल, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। लिखा है ना उसने इंग्लिश में कि इट डिटरमाइंस द 3 डायमेंशनल शेप, लिखा है ना। हेलो हेलो, यस सर। यस। चलो, तो मैं आपको शेप भी यहीं पे इस चीज़ को बेटा अच्छा चलो, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर क्या होगा बेटा इसमें? 4 ना? सर 3। रोमन नंबर 3 होगा। चलो रोमन नंबर 3 लिख लो बेटा। रोमन नंबर 3 में बच्चों मैं शेप बता रहा हूँ आपको, आइए शेप जान ले। बच्चों अगर यहाँ पे पहले कॉलम में लिख दो वैल्यूज़ ऑफ एल, और दूसरे में लिख दो कि जो आपका सब शेल का नोटेशन क्या है, तो सब शेल नोटेशन, और तीसरे में कॉलम में लिख देंगे उसका शेप। आज से आपको शेप भी पता होना चाहिए बेटा। अगर एल का वैल्यू 0 है तो सब शेल हमेशा क्या होगी, नोटेशन क्या होगा उसका? एस। और बेटा एस का शेप होता है स्फेरिकल, आज से याद रखिएगा। अगर ये 1 होगा बच्चों, अगर ये 1 होगा बच्चों तो नोटेशन होगा आज से पी, और इसका शेप होता है बच्चों डम्बल। डम्बल शायद आप समझते हो। हेलो हेलो, अरे समझते हो कि नहीं समझते? ना बोलोगे? बोला तो सर समझते हैं। वेरी गुड बेटा। एक होता है अगर एल का वैल्यू 2 तो शेप होता है डी, और इसका शेप होता है बच्चों डबल डम्बल। बनवाऊंगा भी आपको मैं, फिलहाल केवल लिख लीजिए। और ये जानकारी हमको कौन सा क्वांटम नंबर देता है बेटा? एल। अच्छा एल एक चीज और बताता है, क्या बताता है सर? आगे क्यों नहीं, एफ का क्यों नहीं बता रहे? बस बेटा यहीं तक के शेप आपको जानकारी, और मैं ड्रॉ भी करवाऊंगा। एफ के वो सब होते थोड़े सा और कॉम्प्लेक्स हैं, पर वो शेप हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब एल इसके अलावा एक चीज़ और बताता है बेटा, वो बताता है क्या? क्या? अरे नाम लिखा है अपन ने, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब मास्टर बोर की थ्योरी से हम लोगों ने जाना एंगुलर मोमेंटम क्या है। कोई भी चीज़ जब सर सर्कुलर मोशन करती है ना तो उसके मोमेंटम को हम फिजिकली एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि घूमने का मोमेंटम भी निकाल पाया कौन? एल की मदद से निकलता है। लेकिन बस बोर के फॉर्मूले में थोड़ा सा संशोधन है। क्या संशोधन है आइए देखते हैं। आगे बढ़ जाऊं? यस। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर क्या होगा बेटा? 4। यस सर। रोमन नंबर 4 लिखेंगे बच्चों। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, आप लोग पूरा लिखिएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। बोर की थ्योरी ने ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना बताया था? एंगुलर मोमेंटम हालांकि उसने कहा था क्योंकि वो तो ऑर्बिट की बात करती थी, पर इनके हिसाब से तो ऑर्बिट होता ही नहीं है। तो उसने घूमने का एंगुलर मोमेंटम क्या निकाला था? बताओ फॉर्मूला। मल्टीपल ऑफ h/4 हाँ 2 पाई होगा। देखो 4 पाई तो उसमें था हाइजनबर्ग में। बस बेटा बोर यहाँ एक चीज़ में गलत हो गया। एक्चुअली ये एन पे नहीं डिपेंड कर रहा था बच्चों,
ये एल पे डिपेंड कर रहा था। मल्टीप्लायर क्या था, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। बात समझ में आ रही है? हेलो, OM क्या है? क्या बेटा? OAM अरे यार मैं इंग्लिश बोला तो हूँ, कोई बताए भैया इस बच्चे को ओ एम मैंने किसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है? आप लोग को नहीं लिखना है, आप लोग को पूरा लिखना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ, मैंने लिखा नहीं, मैं मुंह से बोल दिया कि भैया एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू भी बताता है। कैसे? रोमन नंबर 4 यही है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो मल्टीपल वाकई में एच अपॉन 2 पाई का है, और सच्चाई ये भी है कि इंटीग्रल मल्टीपल ही है, लेकिन ये एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं, क्वांटम थ्योरी का ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल पे डिपेंड करता है। और क्योंकि एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालने में मददगार है, तो इसलिए एल को कई लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं अपार्ट फ्रॉम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हेलो, इंग्लिश लिखी हुई है ना अपन ने? हेलो, यस सर। चलो हटा दूँ, हटा दूँ? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और पॉइंट क्रमांक बड़ा 3 लिखते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर ही समाप्त होता है बच्चों। अब तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ेंगे हम लोग, ये हालांकि कल से पढ़ेंगे, पर हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर रही थी एनसीईआरटी याद करिए, स्मॉल एम और सबस्क्रिप्ट में एल। चलो बेटा इतना लिखो,